हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योर वेल्थ ब्रिज चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप जानेंगे कि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की दुनिया कैसे काम करती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चैनल किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या स्टॉक्स के बाइंग सेलिंग टिप्स या कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता है। ये चैनल प्रॉपरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और आप भी अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप भी एजुकेशन पर्पस के लिए ही आए। तो बिना वक्त गवाए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई दिनों के इंतजार के बाद आज 1 फरवरी का दिन आ चुका है और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस कर दिया है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ नई चीजें बजट में हमें देखने को मिली हैं और क्या कुछ चेंजेस मिले हैं और किस सेक्टर को कितना बजट अलॉट हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या कुछ चीजें हमें बजट में देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ की। तो गवर्नमेंट ने अपना पिछला रिकॉर्ड बीट किया है और जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है उसमें फिस्कल डेफिसिट 4.4 तक आ गया है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है 4.3% ऑफ जीडीपी आ जाएगा। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए, राइट। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया की जीडीपी 7.4% के रेट के साथ ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जिसमें कि सेक्टर ड्राइविंग ग्रोथ देखा जाए तो सर्विसेज में 9.1% की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में 7% की ग्रोथ है और एग्रीकल्चर में 3.1% की ग्रोथ है। तो चलते हैं अपने न्यू स्लाइड पे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो नए इनकम टैक्स एक्ट इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल सन 2026 से। फॉरेनर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं इस एक्ट से और कुछ मेजर चेंजेस कॉमन इंडियंस के लिए देखे गए हैं। टीसीएस रिडक्शन यहाँ पर देखा गया है। फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल, इन सब में टीसीएस कम हो गया है। पहले 5% हुआ करता था, अब 2% रह गया है। एक्सीडेंट रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं टैक्सेशन से। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। बायबैक टैक्सेशन। बायबैक टैक्सेशन के लिए भी नई चीजें कुछ देखने को मिली हैं। शेयर बायबैक्स को अब कैपिटल गेन टैक्स की तरह देखा जाएगा। पॉजिटिव क्लैरिटी और रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स, जिसमें कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स रेट और सरचार्जेस रहेंगे, लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स रेट और सरचार्जेस रहेंगे। और प्रोमोटर्स के लिए देखा जाए तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए देखा जाए तो 22% का इफेक्टिव रेट रहेगा और अदर्स में 30% का इफेक्टिव रेट। अब बात करते हैं एसटीटी के बारे में, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर एफएनओ ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात रही है। पहले जब फ्यूचर को सेल करने पे सिक्योरिटीज में जब फ्यूचर सेल किया जाता था तो 0.02% का पुराना रेट था एसटीटी चार्जेस का, लेकिन अभी वो बढ़ाकर कर दिया गया है 0.05%। ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पे ये टैक्स देना होगा और सेलर को देना होगा, राइट। अब ऑप्शंस को बेचने पे टैक्स पहले जो था वो था 0.10%, जो कि बढ़ाकर कर दिया है 0.15%। अब ये भी क्या है, ऑप्शन प्रीमियम के बेसिस पे देना होगा और सेलर्स को ये देना होगा। सेल ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहले जो ओल्ड रेट था वो था 0.13% का और अब हो गया है वो 0.15% का। अब किसके बेसिस पे? इंट्रिंसिक सेटलमेंट प्राइस के बेसिस पे किसको देना होगा? ये परचेजर को देना होगा, राइट। अब बात करेंगे इनकम टैक्स एंड मेट क्रेडिट्स के लिए। तो इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपको मेट क्रेडिट को क्लेम करना है तो आपको नए टैक्स रिजीम को चूज करना पड़ेगा। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की जो फाइलिंग डेडलाइन है वो 31 जुलाई रखी गई है। डिविडेंड इनकम की बात करें तो डिविडेंड इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कुछ लिमिट्स एंड कंडीशंस के चलते। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी रिलीफ नहीं है। डिडक्शन देखा जाए तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एग्जेम्पशन लिमिट कोई चेंज नहीं है। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि कोई भी रिलीफ इनकम टैक्स स्लैब में नहीं दिया गया है। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की लिमिट पर भी कोई भी चेंज या कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। तो ये भी एक काफी निराशाजनक चीज देखने मिली। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे गवर्नमेंट डेट के बारे में। डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुआ है, जो कि पहले 55% था, अभी 50% के आसपास देखा गया है, जिसके चलते स्टेट को एलोकेट किए गए हैं 1.6 लाख करोड़ रुपीस और स्टार्टअप्स के लिए एलोकेट किए गए हैं 10,000 करोड़ रुपीस। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक नई खबर है कि 15,000 स्कूल्स में कुछ नए कंटेंट स्पेसिफिक लैब्स को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि इंडिया कंटेंट क्रिएशन के मामले में भी आगे बढ़ सके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स को अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स को 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई चीज और ऐड करी गई है कि 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया गया है और ये रेल कॉरिडोर्स इंडिया के बड़े शहरों को जोड़ने का काम बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे नंबर 1 पे मुंबई टू पुणे हाई रेल स्पीड कॉरिडोर, पुणे टू हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी। अब ये रेलवेज के लिए एक काफी पॉजिटिव खबर यहाँ पर देखने को हमें मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बजट 2026 में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के रिलेटेड भी चीजें ऐड करी गई हैं, जो कि साउथ एंड ईस्ट इंडिया को स्पेसिफिकली बेनिफिट देने जा रही हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर में अनाउंस किया गया है कि ओडिशा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को जोड़ा जाए। दीज कॉरिडोर्स फोकस ऑन माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, जिसका पर्पस होगा ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना। और इन रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का एम होगा कि चाइना पे इंपोर्ट डोमिनेंस कम किया जाए। इससे बेनिफिट ये होगा कि कस्टम ड्यूटी जीरो हो जाएगी ऑन
मोनोजाइट एंड कैपिटल गुड एग्जाम्पशंस। तो बात करेंगे हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर के बारे में। अब हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में डायबिटीज को एज अ नेशनल कंसर्न देखा गया है, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स डायबिटीज के बड़े हैं और बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव को भी 10,000 करोड़ का एलोकेशन मिला है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट देगा फार्मा सेक्टर के लिए, जिसके चलते कैंसर और डायबिटीज की मेडिसिन को भी सस्ता किया गया है। बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में, तो एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ फंड अलॉट किया गया है 10,000 करोड़ का और सेल्फ रेलिएंट फंड भी अलॉट किया गया है 2,000 करोड़ का। टोटल 12,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए अलॉट किए गए हैं। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। और बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, जो कि बैंकिंग सेक्टर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। करंट स्टेटस देखा जाए तो 98% विलेजेस में बैंकिंग नेटवर्क कवरेज हो चुकी है। एक्चुअल इंपैक्ट इसका कमिटी का अभी इतना क्लियर नहीं है, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका हमें पॉजिटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। बात करें अगर पीएसयू एसेट्स के बारे में, तो पीएसयू एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा रेंट मॉडल पे और पीएसयू एसेट्स को डिजिटाइज भी किया जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव पोटेंशियल जिसके चलते हमको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। बात करें अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी नया अनाउंसमेंट नहीं मिला है और कहीं भी रिलीफ टैक्सेशन में भी देखने को नहीं मिला है। तो क्रिप्टो के नॉर्म्स इंडिया में जैसे थे वैसे ही हैं। कोई भी नया डिस्कशन क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज के बजट में नहीं किया गया। तो फाइनल टेकअवेज अगर देखा जाए, इन शॉर्ट बजट काफी सारे अनाउंसमेंट से भरा हुआ था, लेकिन मैं वही पॉइंट्स ऐड किए हैं जो डायरेक्टली और इमीडिएटली आपको और हमें इंपैक्ट करेंगे, जैसे टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेली फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये थे बजट 2026 के कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।